हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज आज की क्लास में बिजनेस स्टडीज के अंदर जिसका हिंदी होता है व्यवसायिक अध्ययन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में क्या कर दिया है ना कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव रहता है, और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या करता है ना कि सब्जेक्टिव का प्रिपेयर बहुत अच्छे से करवा देता है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए बोलते हैं ना कि आप सेल्फ स्टडी करके ही प्रिपेयर कर लीजिए। बट ऐसा नहीं होता है। जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर स्टार्ट करता है ना तो उसको एक चैप्टर में मिनिमम, मैं कम से कम बोल रहा हूँ ना, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव दिखने लगता है। और ऐसा कितना बुक है मेरे पास? 5-6 बुक है। तो सोचिए कि कितना ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। तो क्या मेरे ऐसे प्रिपेयर अच्छा से हो पाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया में ना कॉमर्स के स्टूडेंट एसपीपीटी पब्लिकेशन से ही तैयारी करता है। इस बुक के ना चैप्टर के एंडिंग में जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप वीडियो ना बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि आप अपने एग्जाम हॉल में ना 50 का 50 सही टिक आउट करके आइएगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे ना कि सब्जेक्टिव अगर 50 का 50 लिख के आ रहा है ना, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको 45 या 40 नंबर मिलेगा। बट ऑब्जेक्टिव आप 50 का 50 सही टिक आउट करके आ रहे हैं ना, तो ये गारंटी 101% कि आपको 50 नंबर ही मिलेगा, ना कि 49। इसलिए जितना सब्जेक्टिव प्रिपेयर फोकस कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा फोकस करने की जरूरत ऑब्जेक्टिव पे। तो चलिए हम इस बुक के अंदर जो चैप्टर के लास्ट में जितना ऑब्जेक्टिव है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में रहता है, कहीं और ध्यान मत दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस बुक के एंडिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बनाना है। तो चलिए अपने बुक पे आते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बीएसटी बिजनेस स्टडी, जिसका हिंदी होता है व्यवसायिक अध्ययन का ऑब्जेक्ट का चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में प्रबंध है डैश है। क्या भारत में क्या है? तो भारत प्रबंध आवश्यक है। क्या होगा? आवश्यक है। देखिए, डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निदर्शन। किसके अनुसार? तो लॉरेंस एप्ले के अनुसार। तो चलिए, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण डैश का अभाव है। किसका अभाव का है? कुशल प्रबंध का अभाव के कारण भारत में धीमी है। अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण डैश है। क्या है? कुशल प्रबंध है। ठीक, प्रबंध है क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। क्या है प्रबंध? कला और विज्ञान दोनों। प्रबंध की आवश्यकता होती है किसमें? प्रत्येक समय। प्रबंध की हर समय आवश्यकता होती है। प्रबंध डैश का सार। प्रबंध किसका सार है? तो प्रबंध समन्वय का सार है। योग्य कर्मचारी का चयन करना क्या है? स्टाफिंग कहलाता है। योग्य ठीक, नियोजन क्या है? नियोजन डैश के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। किसके बारे में? भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। प्रबंध का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो नियोजन प्लानिंग से आरंभ होता है। ठीक, कर्मचारी को अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। क्या? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो पहला है प्रबंध है। प्रबंध क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है तो सभी के प्रति। प्रबंध कला है, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की। ठीक, प्रबंध एक पेशा है तो किसके अनुसार है? तो अमेरिका प्रबंध एसोसिएशन के अनुसार। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। क्या होगा इसका आंसर? तो लॉरेंस एप्ले के अनुसार। प्रबंध की प्रकृति क्या है? जन्मजात प्रस्तुत तथा अर्जित दोनों के रूप में। ठीक, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। क्या लागू होता है? विक्रेता की सावधानी का नियम। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता क्या है? तो कुशल प्रबंध की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। कितना? तो 35%। प्रबंध का सार है तो किसका? समन्वय का सार है। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें मशीन शामिल है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। कौन सा है? तो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। कितने हैं? 4 कार्य हैं। कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। कितने कार्य हैं? 5 कार्य हैं। समन्वय स्थापित किया जाता है किसके उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा। एक समन्वय है क्या है? आवश्यक है। समन्वय स्थापित किया जाता है समूह मध्य, ये क्या होगा? उपयोग सभी के द्वारा। तो चलो अपने हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? क्या है? सहयोग, कोऑपरेटिंग कार्य। ठीक, प्रबंध एक है। क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। निम्न से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? बताइए कौन सा? नीति निर्धारण का उद्देश्य नहीं है। नीति निर्धारण कार्य के उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। समन्वय है, प्रबंध का सार है। तो चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो हम देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्रबंध के सिद्धांत। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है क्या है? मानसिक क्रांति का। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों
के परिश्रमिकों में क्या होती है, वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष है। देखिए शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया जा रहा था। मानसिक कार्य डैश से है, किससे है, थकान होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति वैज्ञानिक प्रबंध के पक्ष में है। तो चलो ऑब्जेक्टिव देखना इसका स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, टेलर है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मानसिक क्रांति मूलधार है वैज्ञानिक प्रबंध का है। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए किसका, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, तीनों का अध्ययन किया। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है कितना, तो 75%। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, कम। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है, लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है, कमी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ता को लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है, तो कौन है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, तो एच.एस. पर्सन। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ हुआ तो 1913 में। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं, तो 14 हैं। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था कहाँ, तो फ्रांस में होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुत करता है कौन, फ्योल है। प्रबंध के सिद्धांत है क्या, गतिशील है, लोचशील है, सार्वभौमिक है, उपयुक्त सभी। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, संपूर्ण नहीं है। एक कार्य निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है, तो कौन सा, व्यवहारिक, बिहेवियर। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो चलिए हम एनसीईआरटी जोन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, संपूर्ण। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है, कार्यकुशलता में वृद्धि। हेनरी फ्योल था, क्या था, खनन इंजीनियर था। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, कौन सा, इससे विशिष्टीकरण होता है। वह संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। इस कथन द्वारा क्रियात्मक है, कौन, तो टोली नायक। कौन होगा इसका, टोली नायक। 7 का निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, कार्यात्मक, फोरमैनशिप का। क्वेश्चन नंबर 8, किस कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सा तकनीकी इस वाक्य में परिभाषित करता है, तो कौन सा, पद्धति अध्ययन का। अगर आपको वो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति की भली भांति वर्णन करता है, कौन सा, इसमें रुझाने में परिवर्तन निहित है। ठीक, टेलर एवं फ्योल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा असत्य है, तो क्वेश्चन नंबर बी, फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर का सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। व्यवसायिक वातावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या व्यवसायिक वातावरण को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अवसरों की पहचान होती है। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था को एकीकरण से। क्या, उदारीकरण का अर्थ है क्या है, लाइसेंस की आवश्यकता एवं अनियंत्रणों को आसान करना। निम्न में से सामाजिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है, तो पारिवारिक रचना। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती क्या, आर्थिक प्रणाली। तो चलिए कंप्लीट हो। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, कब हुई थी, तो जुलाई 1991 में। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं कौन, तो ये सब, ये आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, ये तीनों प्रभावित करती है। 3 नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, तो कौन कौन सा है, ABC तीनों है, ऑल ऑफ दिस। भारत में उदारीकरण की नीति कब है, सफल है, क्या है, ए होगा, सफल, सक्सेसफुल है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, कौन सा, कर्मचारी, एम्प्लॉयज। सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है, कौन सा, भारतीय मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता, क्या होगा, परिवार संरक्षण। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। एक नजर एनसीईआरटी जोन देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो क्या है, कर्मचारी की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है, कौन है, ये सभी है, घोतक है। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है, परिवार का गठन। उदारीकरण का अर्थ है सरकारी बाध्यता के संशोधन में कमी, क्या है, सरकारी बाध्यता। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों का परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है, क्या है, तो कृषि में परिवर्तन। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं।
नियोजन प्लानिंग। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। नियोजन संगठित है किसके? प्रबंध द्वारा। किसके द्वारा है? तो प्रबंध द्वारा। ठीक। नियोजन एक कैसे क्या है? तो नियोजन एक क्या है? तो संगठित उद्देश्य निर्धारित दोनों। क्या है? संगठित उद्देश्य निर्धारित दोनों। क्या होगा? दोनों होगा। कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक प्रबंध के लिए। नियोजन में शामिल है क्या है? तो क्या करना है, कब करना और कैसे करना, ये सभी क्या है? नियोजन में शामिल है। निर्णय लेने में सहायक है। तो क्या है? नीतियां। नियोजन आधारित है किस पे? भूतकाल पे, पास्ट पे आधारित है। किस पे आधारित? नियोजन पास्ट पे आधारित है। डैश एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। तो कौन सा ऐसी विधि है? प्रक्रिया। नियोजन होता है क्या? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, ये सभी। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। किसका यह कथन है? तो बताइए। यह जो कथन है न्यू मोनो हॉर्ले किसके अनुसार है? एलन के अनुसार है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। तो कितने प्रकार है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार? जल्दी बताइए। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है। कितने? 4। नियोजन होता है, नियोजन जो होता है हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है, वर्तमान के लिए। नियोजन है क्या? आवश्यक है, अनावश्यक है, अनावश्यक यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियोजन सभी प्रबंधकों क्रियाओं का प्रारंभ तथा अंत दोनों है। नियोजन है क्या? ये सभी है, लक्ष्यभिमुखी, उद्देश्यभिमुखी। तो क्या होगा इसका आंसर? डी। एक अच्छी योजना होती क्या होती? फ्लेक्सिबल होता है, कंडीशन के हिसाब से बदल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? तो जल्दी बताएं। नियंत्रण का आधार। लास्ट। बजट का अर्थ है। बजट का क्या अर्थ है? तो बजट का जो अर्थ होगा ये असीमित परिणाम अंकों में वितरण से है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। कुंटज एवं ओ डोलन के अनुसार संगठित प्रक्रिया के कितने कदम हैं? तो 7 कदम है। कितने? 7 कदम है। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है ड्रॉकर के अनुसार। ठीक। डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो औपचारिक संगठन जो होता है स्वतः निर्मित होता है। अधिकार सौंपने का अभिप्राय है क्या है? विकेंद्रीकरण। क्या है? विकेंद्रीकरण। अधिकार सौंपने का मार्ग में कठिनाई आती है। कितनी? 3 कठिनाई आती है। अधिकार सत्ता डैश प्रकार की होती है। अधिकार जो सत्ता होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अधिकार का डैश से अंतर कभी नहीं किया जा सकता। किससे? पूर्णता से अंतर कभी नहीं किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार बांटना। अधिकार सौंपना डैश की प्राथमिक कला है। किसकी? संगठन की। तो चलिए कंप्लीट होता है। संगठन प्रक्रिया के कदम है। कितने हैं संगठन प्रक्रिया के? तो 8 कदम है। कुंटज एवं ओ डोलन के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है क्या है? C7। उपकरण के संगठन की स्थापना करता है। कौन सा स्थापना करता है? तो उच्चतम प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध या संचालन प्रबंध। तो कौन करता है? उच्चतम प्रबंध स्थापना करता है। ठीक। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। किसका कथन? ड्रॉकर का कथन है। अगर आपको डीपली देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। संगठन प्रक्रिया में निहित है समान कार्य का समूहीकरण। संगठन में अनुशासन नहीं है। विभागीय संगठन में। किसमें? विभागीय संगठन में। संगठन में पक्षपात नहीं होता। किसमें? क्रियात्मक संगठन में जो होता है पक्षपात नहीं होता। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। देखिए कर्मचारी की सुरक्षा पर निर्भर करता है क्या? तो विभागीय संगठन में। औपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है विकेंद्रित होती है। क्या होती है? विकेंद्रित। संगठन स्वतः निर्मित होता है। कौन सा? अनौपचारिक। भारार्पण किया जा सकता है। किसने? अधिकार का, अथॉरिटी का। उत्तरदायित्व होता है अधिकारी का। अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। किसमें? गोपनीयता कार्य में। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। किससे? भारार्पण द्वारा। अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण करना नहीं, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। बड़े आकार वाले उपकरण भारार्पण होता है, अनिवार्य है क्या? कंपलसरी है। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है क्या है? ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी। अगर आपको डीपली देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरित के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है क्या? अधिकार। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। अब हम नियुक्तिकरण स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है? तो ये विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है किसके प्रति? तो इन सभी के, निम्न प्रबंध, उच्चतम, इन सभी के द्वारा जो है नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। मानव संसाधन प्रबंध में शामिल है। तो कौन कौन? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये सभी शामिल है।
मानव संसाधन प्रबंध में। नियुक्तिकरण है क्या है, ये सभी है, संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का कार्य, ये सभी जो है नियुक्तिकरण है। पदोन्नति और स्थानांतरण में कर्मचारियों की भर्ती मुख्य स्रोत है। किसी व्यक्ति की कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को कहते हैं पदोन्नति, अवंती या कोई भी नहीं। क्या कहते हैं, कोई भी नहीं कहते। किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या, हस्तांतरण है। ठीक, कर्मचारी की भर्ती के मुख्यतः स्रोत क्या है, दो। कितने हैं, दो हैं। वह प्रक्रिया डैश, वह प्रक्रिया जिसमें नियुक्त किए गए प्रतिशतों को दो वर्गों में बांट दिया जाता है। किसने, प्रशिक्षण में। किससे बांट दिया जाता है, तो प्रशिक्षण में बांट दिया जाता है। देखिए, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, तो किसमें है, एक स्वतंत्र प्रक्रिया। ओके, बिना प्रशिक्षण के श्रमिक को कार्य पर लगाना समुद्र में बिना डैश की नाव पर बैठने के समान है। किसमें, पतवार। ओके, कर्मचारी की नियुक्ति परीक्षा काल डैश की अवधि है, कितनी, 2। स्थानांतरण और पदोन्नति की नियुक्ति के डैश साधन है, आंतरिक साधन। ओके, तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, नियुक्तिकरण पर किया गया धन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है, विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है किनमें, इन सभी के प्रति, निम्न प्रबंध, मध्यम प्रबंध, उच्चतम प्रबंध, इन सभी के प्रति। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है क्या है, भर्ती, सिलेक्शन, प्रशिक्षण, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। नियुक्तिकरण है क्या है, ये सभी है, संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध के कार्य, प्रबंध का कार्य, क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। कर्मचारी का प्रशिक्षण है क्या, आवश्यक है। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, कितना, निरंतर। कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है क्या है, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर डी। कर्मचारी का चयन होता है निम्न श्रेणी अधिकारी द्वारा, मध्यम श्रेणी, क्या होगा, ये डी, ऑल ऑफ दिस के द्वारा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, विकास का उद्देश्य है योग्य वृद्धि, श्रेष्ठ, पदोन्नति, क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा, आंसर डी होगा। विकास की विधियां हैं पद हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास, क्या होगा, ये सभी होगा। प्रशिक्षण की विधियां है कार्य बदलती प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण, प्रशिक्षित प्रशिक्षण, ये सभी क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। निर्देशन के प्रमुख तत्व है, कितने तत्व है, तो 4 तत्व निर्देशन के। देखिए, निर्देशन की प्रबंध के डैश स्तर पर आवश्यक होती, क्या, प्रबंध सभी उच्चतम, मध्यम, निम्न, ये तीनों जो स्तर है उस पर प्रबंध की आवश्यकता होती। निर्देशन डैश है क्या है, सर्वव्यापी, अभिमुखी, निरंतर क्रिया, ये सभी क्या है, निर्देशन, ये सभी। निर्देशन डैश कर्मचारी से संबंधित है, सभी स्तर के कर्मचारी से जो है निर्देशन संबंधित है। निर्देशन के तत्व है क्या है, सभी, पर्यवेक्षण भी है, नेतृत्व भी, अभिप्रेरण, ये सभी क्या है, निर्देशन के तत्व है। निर्देशन डैश है क्या, अनिवार्य, कंपलसरी है। निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है, सैद्धांतिक है, क्या है, सैद्धांतिक है। पर्यवेक्षण डैश कार्य है क्या है, पर्यवेक्षण डैश कार्य, कितने, 6 कार्य है। देखो, पर्यवेक्षण की प्रणाली है 3, पर्यवेक्षण कितने प्रणाली है, 3 प्रणाली है। तकनीक ज्ञान प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक में होना क्या आवश्यक है। डैश पर्यवेक्षक का गुण है क्या है, नेतृत्व पर्यवेक्षक का गुण है। देखिए, तकनीकी ज्ञान पर्यवेक्षक में होना क्या है, आवश्यक है, क्या है, पर्यवेक्षक का गुण है क्या है, नेतृत्व। पर्यवेक्षक की कार्य क्षमता पर्यवेक्षण डैश को प्रभावित करते, क्या, क्षमता को प्रभावित करते। अभिप्रेरित कर्मचारी डैश पुरस्कृत किया जाता है, धनात्मक पुरस्कृत किया जाता है। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा क्या आवश्यक है। अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। उपयुक्त सभी क्या है, सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत्य। नेता में डैश होती है, क्या होती है, निपुणता, दूरदर्शी, आत्मविश्वास, ये सभी जो होता है एक लीडरशिप में। नेता अधीनस्थ डैश से काम लेते हैं, किस चीज़ से, चतुर्य से। नेतृत्व है क्या, आवश्यक है। नेता डैश होता है क्या, जन्म से एवं बनाया जाता है, दोनों। नेता प्रबंध होता है, प्रबंध क्या होता है, नेता होता है। प्रबंध जो होता है क्या होता है, नेता के पास डैश सत्ता होती है, कौन सी, अनौपचारिक सत्ता होती है। संप्रेषण डैश, संप्रेषण प्रक्रिया में डैश चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। विचार डैश जो होते हैं स्पष्ट होने चाहिए, क्या है, संप्रेषण में। ओके, संप्रेषण स्पष्ट होना चाहिए। संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक डैश संप्रेषण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, एक उचित संप्रेषण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। संप्रेषण एक डैश ट्रैफिक द्विमार्गीय होना चाहिए, यानी कि द्विमार्गीय होना चाहिए। संप्रेषण बहुत डैश होना चाहिए, यानी जो संप्रेषण है बहुत सरल होना चाहिए। संप्रेषण एक डैश भाषा में होनी चाहिए,
क्या है, संप्रेषण जो एक सरल भाषा में होनी चाहिए। औपचारिक संप्रेषण डैश सीढ़ियों से गुजरता है, तो औपचारिक संप्रेषण 4 सीढ़ियों से गुजरता है। आमने सामने संपर्क करना क्या है, मौखिक संप्रेषण है। लिखित संदेश को भविष्य के डैश संदर्भ के लिए जा सकता है। संचार व्यवस्था का डैश मार्ग क्या है, निश्चित मार्ग। संचार व्यवस्था का मार्ग निश्चित हो। निर्देशन के प्रमुख तत्व है, कितने, 4 तत्व। निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यक होती है, कितने, ये सभी स्तर पर, उच्च मध्यम निम्न। निर्देशन है क्या, सर्वव्यापी है, निष्पादन अभिमुख निरंतर क्रिया है, ये सभी क्या, ऑल ऑफ दिस है। निर्देशन कर्मचारी से संबंधित है, सभी स्तर कर्मचारी से संबंधित है, क्या है, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। निर्देशन के तत्व है क्या है, पर्यवेक्षक है, नेतृत्व, अल्पना क्या है, ये सभी है, पहली बार ऐसा आंसर देख रहे हैं। निर्देशन है अनिवार्य है, निर्देशन प्रबंध का पहलू नहीं है बल्कि सैद्धांतिक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। पूरे बुक में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर में पर्यवेक्षण है क्या, आवश्यक है। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर क्या, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर क्या है, निम्न है। पर्यवेक्षक कर्मचारियों का मित्र है, मार्गदर्शक, दार्शनिक है, ये सभी है। पर्यवेक्षक करी है क्या, जो है कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध है। देखो पर्यवेक्षण तथ्य है, पर्यवेक्षक तथ्य क्या, निर्देशन का। अभिप्रेरित कर्मचारी को परितोषित किया जाता है धनात्मक से, किससे, धनात्मक से। देखिए कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है क्या है, आवश्यक है। अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत्य, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेता में होता है क्या चीज होता है, एक निपुणता होता है, इंटेलिजेंस होता है, दूरदर्शित होता है, आत्मविश्वास होता है, ये सभी होता है एक नेता में। नेता अधीनस्थों से काम लेता है, किससे, चातुर्य से। नेतृत्व होता है, नेतृत्व है क्या है, आवश्यक है। नेता होता है क्या, जन्म से एवं बनाया जाता है, दोनों। प्रबंध होता है, प्रबंध जो होता है एक नेता होता है, प्रबंध को हम एक नेता ही बोल सकते हैं। नेता के पास सत्ता होती है क्या, औपचारिक सत्ता होती है। संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार है, कितने, 2 है। संदेश वाहन जाल के प्रकार के कदम तत्व होते हैं, कितने हैं, 8। अंगूर बेला संदेश वाहन होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है स्पष्टता, विशिष्टता, निरंतरता, क्या, इनमें से सभी। यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हो तो आप संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए, औपचारिक, फॉर्मल। प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है, भाषा का, दूरी का, व्यक्तिगत विभिन्नता, उपयुक्त सभी, क्या, जो सभी है, बाधा है। समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रवाह होता है समतल स्तर पर। संदेश वाहन के प्रकार होते हैं, कितने, ये तीनों प्रकार है, लिखित है, मौखिक है, अनौपचारिक है। प्रभावी संदेश वाहन में भाषा उपयोग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट भाषा जो है प्रभावी संदेश वाहन में उपयोग नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है निर्देशन का। हम अगले चैप्टर में आते हैं। नियंत्रण एक डैश प्रक्रिया क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। कार्य नियंत्रण डैश का होता है, किसका, निचोड़ का। देखिए डैश नियंत्रण का आधार होता है क्या, प्रबंधकीय जो है नियंत्रण का आधार होता है। नियंत्रण प्रबंध का आधारभूत कार्य क्या है, आधारभूत कार्य। शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण है कार्य का, क्या है, उद्देश्य के आधार पर डैश नियंत्रण प्रकार होती है, क्या होती है, 2 प्रकार होती है। नियंत्रण प्रक्रिया के कितने, 4 चरण होते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा, परिमापों का निर्धारण। विचलन डैश प्रकार के होते हैं, विचलन 3 प्रकार के होते हैं। डैश नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण सुधारात्मक कार्यवाही नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। नियंत्रण डैश देखने वाली क्रिया है, आगे देखने वाली क्रिया है। नियंत्रण एक डैश जारी रहने, निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक। बजट प्रबंध का एक, बजट क्या है, प्रबंध का एक, बजट प्रबंध का एक क्या है, वित्तीय विवरण है, क्या है, वित्तीय विवरण। बजटीय नियंत्रण प्रबंध का, बजटीय नियंत्रण प्रबंध का डैश नहीं है, क्या, स्थानापन्न नहीं है। बजट एक डैश निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। बजट प्रबंधकीय नीति का वित्तीय विवरण होते हैं। डैश बजट अल्पकालीन होते हैं। देखिए वित्तीय बजट अल्पकालीन दीर्घकालीन पूर्ति के लिए होते हैं। बजट डैश प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। प्रबंधकीय नियंत्रण के लिए प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
तो नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य अनिवार्य है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है अंतिम कार्य, प्रभावी नियंत्रण होता है गत्यात्मक होता है, व्यावसायिक उपकरण नियंत्रण की आवश्यकता होती है निरंतर, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है व्यवहारिक, नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं विरोध, क्या करते हैं विरोध करते हैं, नियंत्रण आवश्यक है, क्या है उपयुक्त सभी के लिए नियंत्रण आवश्यक है, नियंत्रण क्रिया है, क्या है महंगी है। तो चलिए प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके देखिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा से स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए स्पीड में बनाया गया है। और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए।